अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बाप को भरी पंचायत के सामने बेइज्जत न करूं, तो आज तुम अपनी सफाई मेरे सामने साबित करोगी। ये बात कहते हुए सरदार आदित्य का लहजा किसी टूटी हुई चट्टान की तरह सख्त और बेरहम था। कमरे में डर का एक ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था जिसमें मेरी सिसकियों की आवाज भी किसी तूफान की तरह लग रही थी। मैं फर्श पर बैठी सिमटी हुई बुरी तरह कांप रही थी। मेरी आंखें लगातार आंसू बहाने की वजह से लाल हो चुकी थी। सामने खड़ा सरदार आदित्य अपनी पूरी शिद्दत के साथ मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में ताने के ऐसे रंग थे जिन्होंने मुझे घायल कर दिया था। मैंने कहा, साबित करो। आदित्य की आवाज दोबारा गूंजी। मैंने कांपते हुए हाथों के साथ अपनी चादर को मुट्ठियों में दबा लिया। मेरी सोच में भी नहीं था कि 2 दिन पहले जिस इंसान ने मुझसे शादी की थी वो मुझसे ऐसी बातें करेगा। मैं तो अपनी इज्जत और सफाई की कस्में खा खा कर थक चुकी थी, मगर सामने खड़े इंसान के दिल पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैं साफ हूँ सरदार साहब, ऊपर वाले की कसम खाकर कहती हूँ, मेरे पिताजी का सर नहीं झुकने दिया मैंने हिचकियों के बीच मुश्किल से बोली, तुम्हारी कस्मों पर मुझे कोई यकीन नहीं है दिशा मैडम। मुझे सबूत चाहिए और अभी के अभी, वरना तैयार हो जाओ। कल सुबह अपने इस शराफत वाले बाप को पूरे गांव के सामने रुसवा होता देखने के लिए। आदित्य ने साफ साफ अपना फैसला सुनाया। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। बाप की इज्जत बचाने के लिए मुझे अपने आप को पेश करने का फैसला कर लिया था। कांपते हुए बर्फीले हाथों से मैंने अपने सर से चादर उतारी। मेरी नजरें झुकी हुई थी और आंसू बारिश की तरह बरस रहे थे। मैंने कपकपाती उंगलियों से अपने यूनिफॉर्म के बटन खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि सामने खड़े आदित्य के चेहरे पर चालाक मुस्कुराहट गायब हुई थी। एक लम्हे के लिए आदित्य को लगा वक्त थम गया है। वो लड़की जो कुछ देर पहले अपनी सफाइयाँ पेश कर रही थी, अब इतनी बेबस लग रही थी कि आदित्य का दिल पिघल गया था। मेरी मासूमियत चीख चीख कर मेरी सफाई की गवाही दे रही थी। बस करो पागल लड़की, दिमाग खराब है तुम्हारा। वो पूरी हिम्मत से दहाड़ा था। उसकी आवाज़ गूंजने से मेरा नाजुक दिल सहम गया था। गम और सदमे से मेरा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। इससे पहले कि आदित्य कुछ समझ पाता, मेरा जिस्म एक तरफ को लुढ़क गया। मेरे मुंह से झाग निकलने लगे थे और जिस्म को झटके लग रहे थे। दिशा, आदित्य की सारी अकड़ और सारा गुस्सा एक पल में झाग की तरह बैठ गया था। वो तेजी से आगे बढ़ा और मुझे फर्श से उठाने की कोशिश की। दिशा, होश में आओ, आंखें खोलो। उसकी आवाज में अब ऑर्डर नहीं बल्कि एक अनजानी घबराहट थी। वो मुझे बाजू में उठाए बाहर की तरफ भागा। गाड़ी निकालो, जल्दी करो। हवेली के नौकर और आदित्य की माँ उसकी चीख पुकार सुनकर बाहर निकल आए थे। सरदार आदित्य, जिसे अपना घमंड सबसे ज्यादा प्यारा था, इस वक्त दीवाना बना इस लड़की को लेकर भाग रहा था जिसे कुछ देर पहले वो बदकिरदार समझ रहा था। ये सब कैसे हुआ था? ये नौबत कैसे आई थी? कहानी यहाँ तक कैसे पहुंची थी? इस सब की शुरुआत 4 दिन पहले हुई थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब मैं कॉलेज से वापस घर लौट रही थी। आज आखिरी पेपर की वजह से मुझे देर हो गई थी। मैं तेज तेज कदम उठाती अपने घर की कच्ची गली में आई। मेरे दिल में एक अनजाना सा डर था, क्योंकि गांव का माहौल वैसा नहीं था जहां लड़कियां इतनी देर से घर लौटें। जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे कदम वही जम गए थे। लॉन में बिछी चरपाई पर कोई नहीं था। घर का सामान बिखरा हुआ था। सामने लाउंज में एक कुर्सी पर काले सूट में एक घमंडी और रौबदार इंसान बैठा था। उसकी टांग पर टांग चढ़ी हुई थी और हाथ में सिगरेट जल रही थी। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। उस इंसान के सामने मेरा बूढ़ा बाप मास्टर हाथ बांधे मुजरिमों की तरह खड़े थे और उनकी आंखों में बेबसी थी। पापा, मेरे मुंह से अचानक निकला। मेरी आवाज़ सुनकर कुर्सी पर बैठे इंसान ने गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा। सरदार आदित्य की गहरी काली आंखें पहली बार मेरे डरे हुए चेहरे पर टिक गई थी। वाइट यूनिफॉर्म में मैं किसी डरी हुई हिरण की तरह लग रही थी। तो यह है वो वजह जिसने मास्टर अभिनव को इतना हिम्मत वाला बना दिया है कि उन्होंने हमारे गांव के रिवाजों को पैरों के नीचे रौंद दिया। आदित्य ने सिगरेट नीचे फेंककर उसे जूते से मसला और खड़ा हो गया। उसके खड़े होते ही पापा तड़प कर बोले, छोटे सरदार, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, उसे कुछ मत कहिए। आदित्य ने एक हाथ के इशारे से पापा को खामोश करवा दिया और कदम कदम चलता हुआ मेरे पास आया। मुझे लगा जैसे मेरा सांस रुक जाएगा। वो इंसान कोई आम इंसान नहीं लग रहा था, बल्कि उसके चेहरे से ही चालाकी टपक रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? उसने भारी आवाज में पूछा। जी, दिशा, मैं मुश्किल से बोली।
डॉक्टर बनना चाहती हो? उसके लहजे में ताना था। मैं कुछ नहीं बोल पाई। सरदार हितेश का ऑर्डर है कि इस गांव में कोई लड़की कॉलेज नहीं जाएगी, और तुमने ना सिर्फ उनके ऑर्डर को टाला बल्कि 2 दिन पहले हमारे भेजे गए मैसेज को भी नज़रअंदाज कर दिया। मैंने कोई नज़रअंदाज नहीं किया। सरदार साहब, एजुकेशन हासिल करना तो हमारा हक है। मैंने ना जाने कहाँ से हिम्मत पैदा की थी और जवाब दिया था। मास्टर का रंग पीला पड़ गया था। अदिति की आंखों में एक चमक सी उभरी। आज तक किसी ने उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं की थी। हक की बात करती हो? इस गांव में हक सिर्फ वही है जो सरदार हितेश और सरदार आदित्य तय करते हैं। उसने अचानक मेरा बाजू सख्ती से पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। आज तुम्हें और तुम्हारे बाप को पता चलेगा कि सरदारों के उसूल तोड़ने की क्या सजा होती है। छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? पापा बचाइए मुझे। मैंने अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की, मगर वो बहुत घमंडी था। मुझे घसीटता हुआ बाहर खड़ी अपनी जीप की तरफ ले जाने लगा। सरदार जी, ऊपर वाले का वास्ता है, मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। पापा रोते हुए उसके पीछे भागे, मगर बॉडीगार्ड ने उन्हें रोक लिया था। आदित्य ने मुझे फ्रंट सीट पर धक्का देकर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। अब तुम्हारा फैसला हवेली में होगा। उसने गाड़ी को झटके से स्टार्ट किया। मैंने मुड़कर अपने बेबस बाप को देखा, जो मिट्टी में बैठे रो रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस गलती की सजा भुगतने जा रही हूँ, मगर ये ज़रूर जान गई थी कि मेरी ज़िंदगी अभी जालिम सरदार की मुट्ठी में कैद हो चुकी है। मैं इस गांव की एक गरीब और शरीफ इंसान मास्टर अभिनव की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप ने गरीब होने के बाद भी मुझे बहुत ही लाड प्यार से पाला था। मेरा बचपन से ही एक ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनकर दुखी इंसानों की खिदमत करूं, मगर ये ख्वाब इस गांव के रिवाजों के लिए किसी लड़ाई से कम नहीं था। इस गांव के बड़े सरदार हितेश लड़कियों की एजुकेशन के सख्त खिलाफ थे, और उनका मानना था कि औरत की लिमिट सिर्फ घर की 4 दीवारी है। मैं अपनी आंटी के घर शहर में रहकर एजुकेशन हासिल कर रही थी, लेकिन आंटी के विदेश में शिफ्ट होने की वजह से मुझे मजबूरी में गांव वापस आना पड़ा था। दूसरी तरफ सरदार आदित्य, जो सरदार हितेश का बेटा था तो वो शहर से एजुकेटेड, मगर गांव वापस लौटकर वो भी यहाँ के रंग में रंग चुका था। वो जहाँ असूलों का सख्त था, वही दिल का नर्म भी था। वो लड़कियों की एजुकेशन को बुरा नहीं समझता था और इस मामले में अपने बाप से अलग राय रखता था, मगर बाप की इज्जत में खामोश रहता था। एक दिन सरदार आदित्य अपनी जमीनों पर सैर करने के लिए अपने खास नौकर चिराग के साथ निकल गए थे। वो जीप के पास खड़ा जमीनों को देख रहा था कि अचानक सड़क से गुजरते हुए एक रिक्शे पर उसकी नजर पड़ी। उसमें वाइट यूनिफॉर्म में मैं बैठी थी। हवा से उड़ते हुए मेरे दुपट्टे और मासूम चेहरे ने आदित्य की नजरों को जकड़ लिया था। वो एक लम्हे के लिए पलके झपकना भूल गया था। ये कौन है चिराग? आदित्य की नजरें रिक्शा का पीछा कर रही थी। छोटे सरदार, ये मास्टर अभिनव की बेटी है, चिराग ने जल्दी से जवाब दिया। ओहो, अच्छा मास्टर अभिनव, याद आया मुझे, ये लड़की कॉलेज जाती है। जी सरदार, 2 दिन पहले ही ये बात मालूम हुई है, और बड़े सरदार ने मास्टर अभिनव को हवेली में बुलाया था कि आकर बताएं कि उसने यहाँ के रिवाजों के खिलाफ जाकर ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये तो हमारे रिवाज में है ही नहीं कि यहाँ की लड़कियाँ एजुकेशन हासिल करें। आप तो जानते हैं कि लड़कियाँ पढ़ लिख जाती हैं तो बदतमीज़ हो जाती हैं और अपनी मनमानियाँ शुरू कर देती हैं। चिराग ने अपने पुराने ख्यालों का इजहार किया था। आदित्य ने एक सख्त नज़र चिराग पर डाली। नहीं चिराग, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ यहाँ के लोगों का वहम है। एजुकेशन इंसान को बदतमीज नहीं बनाती, बल्कि उसे निखारती है और उसे तमीज देती है। आदित्य ने चिराग की बात काट दी, मगर उसकी सोचों का रुख अभी भी उस लड़की की तरफ था। वो सोचने लगा कि इतनी खूबसूरत और हिम्मत वाली लड़की जो इस गांव के सख्त माहौल में भी एजुकेशन की रोशनी जलाए हुए है। चिराग आदित्य के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था और समझ रहा था कि सरदार के दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो रहा है। शाम को आदित्य हवेली पहुंचा तो सरदार हितेश बड़े हॉल में बैठे हुक्का पी रहे थे। मुंशी पास बैठा हिसाब किताब कर रहा था। आदित्य को देखते ही सरदार हितेश सीधे हुए। आओ आदित्य आओ, मैं कहता हूँ आज से जमीनें तुम ही संभालो। ये मुंशी साहब बैठे हैं, इसे फसलों और मजदूरों का हिसाब किताब पूरा करवाओ। जी पिताजी, ये सब तो मैं कर लूँगा, लेकिन एक बात करनी है आपसे, आदित्य ने साफ अंदाज में कहा। क्या बात करनी है बेटा? चलिए, इस वक्त नहीं, पिताजी मैं फिर करूँगा। आदित्य ने मुंशी जी की मौजूदगी का लिहाज करते हुए बात टाल दी। वो जानता था कि वो जो बात करने जा रहा है वो इस हवेली में तूफान खड़ा कर सकती है। रात को आदित्य अपने कमरे में लेटा तो मेरा चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। सरदार फैमिली में
सरदारों से बाहर शादी करने का रिवाज नहीं था, मगर आदित्य का दिल अब इन रिवाजों को मानने से इनकार कर रहा था। सुबह जब वो सोकर उठा तो उसकी माँ नाश्ते की टेबल पर मौजूद थी। वो अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। कैसी है माँ? आदित्य ने कुर्सी खींचते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं, क्या सारी रात सोए नहीं? माँ ने प्यार से उसका माथा छुआ। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। छुपा रहे हो अपनी माँ से कुछ? माँ की ममता भाग गई थी। कह दिया ना मेरी प्यारी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आदित्य मुस्कुराया। चलो मान लेती हूँ, चलो फिर नाश्ता करो जल्दी से, फिर मुझे शहर लेकर जाना है, चेकअप करवाऊं, कई दिनों से घुटनों में दर्द है। बूढ़ी हो गई हूं ना अब। अरे भाई, मेरी माँ कहाँ से बूढ़ी हो गई है? अभी तो आप इतनी जवान हैं, कभी पिताजी से पूछ कर देखिए, आदित्य ने शरारत से कहा। उसकी माँ हंसने लगी थी। वो घर में सबका लाडला था, मगर इस वक्त उसके दिमाग में एक ही फैसला चल रहा था। वो नाश्ता करते हुए सोच रहा था कि अब बात कर लेनी चाहिए पिताजी से। पिताजी, एक बात करनी थी आपसे। आखिरकार उसने चम्मच प्लेट में रखा और बाप की तरफ देखा। जी करो, क्या बात है? पिताजी, वो मैं शादी करना चाहता हूँ। आदित्य की इस बात पर टेबल पर मौजूद सब लोग चौंक गए। हाँ, हम तो कब से कह रहे हैं। सरदार राकेश की बेटी निर्मला, जो तुम्हारी बचपन की फियांसे है, उसके साथ तुम्हारी शादी की तारीख तय कर देते हैं। सरदार हितेश खुशी से बोले। नहीं पिताजी, मैं निर्मला से शादी नहीं करूँगा। आदित्य ने साफ इनकार कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? सरदार हितेश के लहजे में सख्ती आ गई। पिताजी, मतलब कुछ नहीं है, मुझे कोई और पसंद है। तुम जानते हो कि सरदारों की शादी सरदार फैमिली में ही होती है। अगर सरदार फैमिली में से कोई लड़की पसंद है तो बता दो, हम तुम्हारी पसंद की कदर करेंगे। किसी न किसी तरह हम सरदार राकेश को मना लेंगे। लेकिन पिताजी, लड़की सरदार फैमिली की नहीं है। आदित्य ने नजर झुकाकर कहा। तो फिर अगर सरदार फैमिली की नहीं है तो हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। होगी कोई शहर की लड़की, और तुम जानते हो ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी हमारे मिजाज पर पूरा नहीं उतरती। सरदार हितेश ने गुस्से से कहा। नहीं पिताजी, वो शहर की लड़की नहीं है। तो फिर कौन है वो? सरदार हितेश की आवाज तेज हो गई थी। आदित्य ने एक गहरा सांस लिया और वो नाम लिया जो वहां बम गिराने के बराबर था। वो इसी गांव के मास्टर अभिनव की बेटी है। ये क्या कह रहे हो तुम? सरदार हितेश के हाथ से चाय का कप छूटकर टेबल पर गिरा। गर्म चाय टेबल पर फैल गई थी, लेकिन किसी को इस बात की परवाह नहीं थी। टेबल पर जैसे कोई बम फटा था। आदित्य की माँ डरी हुई नजरों से कभी अपने हस्बैंड को देखती तो कभी अपने बेटे को। एक मामूली सी मास्टर की बेटी के साथ तुम शादी करोगे? होश में तो हो तुम आदित्य? सरदार हितेश का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो अपनी जगह से खड़े हो गए और गुस्से भरी नजरों से आदित्य को घूरा। वो गरीब लोग हैं, सारी उम्र उसके बाप दादा ने हमारे खेतों पर काम किया है। वो 2 क्लास पढ़ लिख कर मास्टर बन गया तो उसकी इतनी औकात हो गई कि हम सरदारों के बराबर आकर खड़ा होगा। और तुम उसे हमारी बहू बनाने की बात कर रहे हो? पिताजी, ऐसी बात नहीं है। वो लड़की मुझे अच्छी लगती है। एजुकेशन ने उसे तमीज़ दे दी है। वो हमारे मिजाज से कम नहीं है। आदित्य ने अपनी बात मनवाने की कोशिश की, मगर सरदार हितेश का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खामोश हो जाओ। सरदार हितेश दहाड़े। मुझे चिराग ने बताया था कि मास्टर अभिनव छुपकर अपनी बेटी को शहर में पढ़ा रहा है। उसने तो इतना बड़ा जुर्म किया है, हमारी पीठ पीछे छुरा घोंपा है। उसने इस गांव की इज्जत को मिट्टी में मिलाया है। उसे तो वैसे ही सजा मिलने वाली है। लेकिन अब मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा है और वो कह रहा है मैं उसकी बेटी से शादी करूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, मेरी जिंदगी में तो कभी भी नहीं होगा। ये कहकर वो पैर पटकते हुए वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चले गए थे। आदित्य की माँ परेशानी से उसके पास आई। बेटा, ये तुमने क्या कह दिया सरदार साहब के सामने? सरदार साहब के सामने किसी की नहीं चलती। तुम अच्छी तरह जानते हो क्या कर रहे हो। सरदार राकेश की बेटी निर्मला तुम्हारी बचपन की फियांसे है। खानदान में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? माँ ने उसे समझाने की कोशिश की। माँ, मैं इज्जत के साथ उस लड़की से शादी कर कर लाना चाहता हूँ, वरना मैं शादी ही नहीं करूँगा। आदित्य भी अपनी जिद का पक्का था। लगातार 2 दिन हवेली में एक जंग जारी रही। आदित्य ने खाना पीना छोड़ दिया था। वो अपने कमरे में बंद हो गया था और उसने मैसेज भिजवा दिया था कि अगर उसकी शादी नहीं हुई तो वो हमेशा के लिए गांव और हवेली छोड़कर चला जाएगा। ये धमकी सरदार हितेश के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। वो जानते थे कि आदित्य उनका इकलौता वारिस है। अगर वो चला गया तो उनकी नस्ल और जायदाद कौन संभालेगा? दूसरी तरफ सरदार राकेश के सामने भी उनकी नाक कटने का डर था। लेकिन बेटे की मोहब्बत और जिद के सामने आखिरकार बाप के घमंड को घुटने टेकने पड़ गए। तीसरे दिन सुबह में सरदार हितेश आदित्य के कमरे में आए।
ठीक है आदित्य, मैं तैयार हूँ। आदित्य ने चौंकर बाप की तरफ देखा। मैं तुम्हारी खुशी की खातिर इस गरीब की बेटी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना ये सिर्फ तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए है। उस लड़की को मैं कभी भी अपने दिल से नहीं अपनाऊंगा। सरदार हितेश ने सख्त लहजे में कहा। आदित्य के लिए इतना ही काफी था कि वो मान गए। थैंक यू पिताजी, आप देखना दिशा आपका दिल जीत लेगी। उसी शाम सरदार हितेश और सरदार आदित्य अपनी गाड़ी में बैठकर मास्टर अभिनव के छोटे से घर की तरफ निकल गए थे। दूसरी तरफ मैं भी कॉलेज से वापस लौटी थी। मैं थके हुए कदमों से घर में आई और पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ी ही थी कि दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। मैंने खिड़की से झाँक कर देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। बड़ी बड़ी मूछें वाले सरदार हितेश और उसके साथ वो घमंडी नौजवान सरदार आदित्य गाड़ी से उतर रहे थे। मैं भागती हुई अंदर कमरे में पापा के पास गई थी। पापा पापा, सरदार हितेश आए हैं। मेरी सांस फूली हुई थी। पापा के हाथ से किताब गिर गई थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। मैं जानता था बेटी, वो तुम्हारे कॉलेज के बारे में आए हैं। उन्हें पता चल गया है तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो सकेगी। मैंने कहा था ना कि हम गरीबों को ख्वाब देखने का हक नहीं है। पापा की आंखों में आंसू तैरने लगे थे। अभी वो बात कर ही रहे थे कि बाहर से दस्तक हुई। पापा ने कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोला। सामने सरदार हितेश और सरदार आदित्य खड़े थे। सरदार जी, आप यहाँ? पापा जी की आवाज़ मुश्किल से निकल रही थी। अंदर आने की परमिशन है मास्टर, आदित्य ने सीरियस लहजे में पूछा। जी मालिक, बिल्कुल। वो उन्हें अंदर ले आए थे। मैं पर्दे के पीछे छुपकर सुन रही थी। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। मुझे यकीन था कि आज मेरी एजुकेशन हमेशा के लिए बंद होने वाली है। सरदार हितेश चरपाई पर बैठ गए जबकि आदित्य उनके पास खड़ा रहा। मास्टर अभिनव, हम यहाँ एक फैसले के लिए आए हैं। सरदार हितेश ने बात करना शुरू किया था। पापा ने हाथ जोड़ दिए। सरदार जी, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। उसे कॉलेज से हटा लूँगा, लेकिन प्लीज़ हमें गांव से मत निकालिएगा। हम उसे कॉलेज से हटाने नहीं बल्कि उसे अपने घर ले जाने आए हैं। आदित्य की भारी आवाज़ गूंजी। पापा और पर्दे के पीछे खड़ी मैं, हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आया। क्या मतलब छोटे सरदार? हम तुम्हारी बेटी दिशा का रिश्ता अपने बेटे आदित्य के लिए मांगने आए हैं। सरदार हितेश ने मुश्किल से ये बात कही थी। पापा पत्थर के बन गए थे। ये बात उनकी सोच में भी नहीं थी कि गांव के सरदार उनके घर रिश्ता लेकर आएंगे। सरदार जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं एक गरीब मास्टर और आप हवेली वाले। ऐसा मुमकिन है? मुमकिन तो नहीं था मास्टर, लेकिन मेरे बेटे की जिद ने मुमकिन बना दिया। बोलो, तुम्हें मंजूर है? सरदार हितेश के लहजे में अब भी घमंड था। पापा जानते थे कि सरदारों के आगे ना करने का मतलब मौत है। वो कैसे इनकार कर सकते हैं? मुझे मंजूर है सरदार जी, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। पर्दे के पीछे मैंने दीवार का सहारा लिया। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, अपने ख्वाब पूरा करना चाहती थी, लेकिन अब ये सरदारों की हवेली में नौकर बनने जा रही थी, जहाँ एजुकेशन का नाम लेना भी गलती था। सरदार हितेश और आदित्य के जाते ही मैं लड़खड़ाती हुई बाहर निकली और अपने पापा के कदमों में बैठ गई। मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। पापा जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? आप जानते हैं मेरा ख्वाब है डॉक्टर बनना। मैंने इतनी मेहनत की है। पापा, मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं बच्चों की तरह रो रही थी। बेटा, वो तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे। सरदारों के आगे झुकना पड़ता है। अब तक तो तुम्हें चोरी छुपे पढ़ाता रहा, लेकिन अब बात खुल चुकी है। अगर मैं मना करता तो वो हमारा जीना हराम कर देते। हो सकता है हमें इस गांव से भी निकाल देते। तो निकाल देते, हम कहीं और चले जाते, लेकिन ऐसे मेरी जिंदगी का सौदा तो ना करते। मैंने शिकायत भरी नज़रों से बाप को देखा था। मैं मजबूर हूँ बेटी, बहुत मजबूर हूँ। मेरी मजबूरी को समझो। अब तुम्हारी तकदीर का फैसला हो चुका है। पापा की आवाज़ में ऐसी हार थी कि मुझे खामोश होना पड़ा। सरदार आदित्य ने एक दिन का भी इंतज़ार नहीं किया था। अगले ही दिन सादगी से शादी करके पूरे घमंड के साथ मुझे हवेली लाया गया। तो ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई थी। जब सरदार राकेश तक पहुंची तो वो गुस्से से कंट्रोल के बाहर हो गए। वो सीधे सरदार हितेश की हवेली पहुंचे। ये क्या किया आपने सरदार हितेश? आपने मेरी बेटी निर्मला की बेइज्जती की है। आपने वादा किया था कि आदित्य की शादी निर्मला से होगी, और आज मुझे पता चल रहा है कि आपने उस गरीब मास्टर की बेटी को बहू बना लिया। सरदार राकेश का बस नहीं चल रहा था कि वो तोड़फोड़ शुरू कर दे। सरदार हितेश ने बड़े सुकून से उन्हें बिठाया। ठंडे हो जाओ राकेश, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं? पूरे गांव में मेरी नाक कटवा दी आपने।
देखो राकेश, ये शादी सिर्फ आदित्य की जिद पूरी करने के लिए की गई है। तुम जानते हो आजकल के लड़के सरफिरे होते हैं। अगर मैं ये नहीं करता तो वो घर छोड़कर जा रहा था। सरदार हितेश ने चालाक अंदाज में राकेश के कंधे पर हाथ रखा। तुम फिक्र मत करो, इस 2 टके की लड़की की क्या औकात है, कुछ ही दिनों में मेरे बेटे का दिल भर जाएगा। ये सिर्फ वक्ती मोहब्बत है। असल खानदानी बहू तो तुम्हारी बेटी निर्मला ही होगी। ये लड़की कभी भी सरदारनी नहीं बन सकती। सरदार हितेश की चिकनी चपड़ी बातों से सरदार राकेश का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया था, मगर अंदर ही अंदर वो बदले की आग में जल रहा था। वो वहां से उठकर सीधा अपनी हवेली गया और खास आदमी को आवाज दी। चिराग। चिराग जो पहले ही मेरी एजुकेशन के खिलाफ था और सरदार आदित्य का खास आदमी होने के बाद भी अंदर से बहुत चालाक इंसान था, फौरन हाजिर हो गया। जी सरदार, तुम आदित्य के खास आदमी हो, हवेली की हर खबर रखते हो। मुझे ये बताओ कि आदित्य इस लड़की के साथ खुश है? सरदार राकेश ने जहरीले लहजे में पूछा। सरदार, वो तो उस पर जान छिड़कते हैं। मैंने बहुत समझाया था कि लड़की पढ़ लिख कर खराब हो जाएगी, मगर वो मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं। आदित्य, उसने जल्दी पर तेल छिड़कना शुरू किया। मैं चाहता हूँ कि आदित्य के दिल से उस लड़की का नामो निशान मिट जाए। कुछ ऐसा करो कि आदित्य खुद उसे धक्का देकर घर से निकाल दे। सरदार राकेश ने नोटों की एक मोटी गड्डी चिराग की जेब में डाली। चिराग की आंखों में लालच और चालाकी चमक उठी। आप फिक्र मत करिए सरदार, मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मैं इस लड़की पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाऊंगा कि सरदार आदित्य अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से खत्म कर देंगे। मुझे काम पक्का चाहिए। हो जाएगा, कल ही आप तमाशा देखेंगे। चिराग ने चालाकी से मुस्कुराते हुए वादा किया। उधर मैं हवेली के कमरे में सहमी हुई बैठी थी। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि बाहर मेरे खिलाफ कैसी साजिश तैयार हो चुकी है। मैं तो सिर्फ अपने टूटे हुए ख्वाबों का मातम बना रही थी, जबकि आने वाला तूफान मेरी इज्जत और किरदार को निगलने के लिए तैयार खड़ा था। अगले दिन सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि हवेली में एक तूफान आने लगा था। सरदार आदित्य अपनी बैठक में मौजूद थे जब चिराग हाफता हुआ और घबराता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी और अंदाज ऐसा था जैसे कोई तूफान टूट पड़ा हो। सरदार, गजब हो गया, गजब हो गया। चिराग ने सर पटकते हुए कहा। आदित्य जो फाइल देख रहा था चौंक खड़ा हो गया। क्या बकवास है चिराग, सांस लो और बताओ क्या हुआ है। सरदार, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं क्या बताऊं, मेरी जुबान जल जाए ये बताते हुए, लेकिन मेरा फर्ज है कि आपको सच्चाई बताऊं। चिराग ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा। पहेलियां मत बुझाओ, सीधी बात करो। आदित्य दहाड़ा। सरदार, मैंने आज आपकी पत्नी दिशा को एक शहर के लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। आदित्य के कदम वही जम गए थे। उसे लगा उसके कानों ने कुछ गलत सुना है। क्या कहा तुमने? जुबान खींच लूंगा तुम्हारी अगर मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द भी गलत कहा तो। आदित्य ने आगे बढ़कर चिराग का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। मैं सच कह रहा हूँ सरदार, आप इन्वेस्टिगेशन करवा दीजिए। वो लड़का उसे मोटरसाइकिल पर गांव छोड़कर गया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो दोनों बहुत फॉर्मल थे, उनके बीच गलत रिश्ता है। वो लड़का उसे छेड़ रहा था और वो हंस रही थी। चिराग ने जहर घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। झूठ, ये सब झूठ है। दिशा ऐसी नहीं हो सकती। अदिति ने चिराग को झटक दिया। सरदार, मैं आपका नमक खाता हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? पूरा गांव बातें कर रहा है। आपने जिस लड़की के लिए बड़े सरदार से टक्कर ली वो तो आपकी इज्जत के लायक ही नहीं है। वो कॉलेज के बहाने शहर जाकर गुल खिलाती है। आदित्य का दिमाग फट चुका था। शक का बीज जो चिराग ने बोया था वो आदित्य के इज्जतदार होने को आग लगा चुका था। अगर ये सच हुआ चिराग, तो मैं दिशा को और उसके बाप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कच्चा चबा जाऊंगा उन दोनों को। आदित्य गुस्से से भड़का हुआ बाहर निकल गया और अपनी जीप में बैठ गया। उसका एक एक अंदाज बता रहा था कि वो आज सब कुछ बर्बाद कर देगा। वो बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता हुआ मास्टर अभिनव के घर पहुंचा। मैं घर पर नहीं थी। आदित्य ने पापा से पूछा तो उन्होंने डरते हुए बताया कि वो कॉलेज से वापस नहीं आई। आदित्य का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। वो वही दरवाजे पर खड़ा होकर मेरा इंतजार करने लगा। उसकी हालत ऐसी थी कि अभी फट पड़ेगा। मेरा आज आखिरी पेपर था, इसलिए मुझे देर हो गई थी। कुछ ही देर बाद गली के मोड़ पर मैं दिखने लगी। मैं थके हुए कदमों से आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपने घर के सामने खड़ी जीप और खतरनाक आदित्य को देखा तो मैं डर गई थी। मेरे कदम वही रुक गए। उसके पीछे खड़ा मेरा बाप काँप रहा था। आप? मेरे मुंह से अभी इतना निकला ही था कि आदित्य तेज कदमों से चलता हुआ मेरे पास पहुंचा। बिना कोई बात सुने उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। छोड़िए मेरा हाथ, आप क्या कर रहे हैं?
मेरा बाजू दुख रहा है। मैं दर्द से कांप रही थी और अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। छोटे सरदार, क्या कर रहे हैं आप? मेरी बच्ची का बाजू छोड़िए। पापा ने आगे बढ़कर मिन्नत की। हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम बाप बेटी ने मेरी शराफत का फायदा उठाया है, मेरी इज्जत के साथ खेला है तुम दोनों ने। आज हिसाब होगा और पूरा होगा। आदित्य ने मास्टर को धक्का दिया और मुझे घसीटता हुआ गाड़ी की तरफ ले गया। आदित्य साहब, मुझे बताइए तो सही, हुआ क्या है? मैंने क्या किया है? मैं रोते हुए पूछ रही थी, मगर आदित्य पर जुनून सवार था। उसने मुझे गाड़ी में पटका और हवेली की तरफ निकल गया। हवेली पहुंचकर वो मुझे बाजू से पकड़कर अंदर ले गया और सीधा एक खाली कमरे की तरफ बढ़ा। यहाँ रहोगी अब तुम। उसने मुझे कमरे के अंदर एक जोरदार धक्का दिया, जिसमें मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं कालीन पर जा गिरी। जब तक पंचायत जमा नहीं हो जाती, तुम इसी कमरे में कैद रहोगी और यहाँ से बाहर कदम नहीं निकलेगा। पंचायत? लेकिन क्यों? मेरा क्या कसूर है? मैंने खड़े होते हुए सवाल किया। कसूर ये है कि तुम बदकिरदार हो। तुमने मेरी पीठ पीछे अपनी इज्जत का सौदा किया है। कल पंचायत बैठेगी और वही सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा सामने आएगा और फिर तुम्हें तलाक देकर चलता कर दूंगा। आदित्य ने नफरत से कहा और कमरे से बाहर निकलकर दरवाज़ा जोर से बंद किया। बाहर से कुंडी लगने की आवाज़ पर मेरा दिल डूब गया। मैं भागकर दरवाजे तक आई और उसे पीटने लगी। खोलिए दरवाज़ा, ऊपर वाले के लिए मेरी बात सुनिए। मगर बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। आदित्य वहां से जा चुका था और मैं एक ऐसे इल्ज़ाम में कैद थी जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। आदित्य ने मुझे कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। हवेली के लाउंज में खड़ी उसकी माँ ये मंजर देख रही थी। वो कांप गई थी। उनके ख्यालों में भी नहीं था कि जिस लड़की के लिए आदित्य ने अपने बाप से टक्कर ली थी, आज वो उसी के साथ ऐसा सलूक करेगा। ये क्या कर रहे हो आदित्य बेटा? इस लड़की को यहाँ लाकर क्यों बंद किया है तुमने? लड़कियों की भी कोई इज्जत होती है और वो तुम्हारी पत्नी है। माँ ने आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की। इज्जत? कौन सी इज्जत माँ जी? मैं नहीं जानता था कि पापा ठीक कहते हैं। ये गरीबों की लड़कियां इस काबिल ही नहीं होती कि उन्हें इज्जत दी जाए, सर पर बिठाया जाए। आदित्य ने नफरत से बंद दरवाजे की तरफ देखा। क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? वो तुम्हारी पत्नी है। माँ ने उसे समझाना चाहा। पत्नी है लेकिन अब नहीं रहेगी। ये कहते हुए वो हवेली से निकल गया। उसका गुस्सा बहुत ज्यादा था। उसके अंदर एक आग जल रही थी जो उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वो सीधा चिराग के पास पहुंचा जो डेरे पर मौजूद था। चिराग? आदित्य की दहाड़ से वहां मौजूद सब लोग सहम गए। जी सरदार, चिराग ने सर झुकाकर कहा, जबकि उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे। कल सुबह ही पंचायत बुलाओ। वहां पर गांव के सारे लोग मौजूद होने चाहिए। कल मास्टर अभिनव की सच्चाई सबको मालूम होगी। उसने बेटी को पढ़ाने शहर तो भेजा था, लेकिन अपनी इज्जत नहीं संभाल सका। लेकिन सरदार, वो आपकी भी पत्नी है। क्या ये ठीक होगा? क्या ये ठीक होगा कि आपकी इज्जत उछले? चिराग ने चालाकी से कहा, क्योंकि वो सरदार राकेश से काफी पैसे ले चुका था मेरे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए। उसकी ये बात सुनकर आदित्य बोला, पत्नी थी चिराग, अब पत्नी नहीं रहेगी। शादी की थी उसके साथ, लेकिन वो बदकिरदार है। वो मेरी पत्नी बनने के काबिल ही नहीं है। मैं उसे कल सबके सामने तलाक दे दूंगा और उसके बाप को बताऊंगा कि सरदारों के साथ धोखा करने का अंजाम क्या होता है। आदित्य वहां से दोबारा अपनी जमीनों की तरफ निकल गया। वो सारा दिन पागलों की तरह गाड़ी भगाता रहा। उसका दिल चाह रहा था कि वो कुछ तोड़ दे। शाम गहरी हो चुकी थी जब वो हवेली वापस लौटा। पुरानी नौकरानी डरते डरते उसके पास आई। सरदार जी, क्या है? आदित्य ने सख्ती से पूछा। वो अंदर मैडम ने सुबह से कुछ नहीं खाया, वो बस रो रही हैं। अगर वो मर गई तो? मरती है तो मर जाए मेरी बला से। वो लड़की मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं थी जिससे मैंने मोहब्बत की है। अब मुझे परवाह नहीं वो मरती है या जीती है। खाना वापस ले जाओ, उसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सरदार, मैंने कह दिया ना, मेरी बात को मत काटो। नौकरानी को खामोश करते हुए वो अपने कमरे में चला गया था। वो बेड पर लेट गया, मगर नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। रात के इस वक्त आदित्य से कंट्रोल नहीं हुआ। वो उठा और सीधा उसके कमरे की तरफ गया जहां मैं कैद थी। उसने जोर से दरवाज़ा खोला। सामने का नज़ारा देखकर उसका दिल एक लम्हे के लिए पिघल गया था, मगर उसने फौरन खुद पर कंट्रोल पाया। मैं ठंडे फर्श पर बेड के साथ टेक लगाए बैठी, घुटनों में सर दिए बुरी तरह रो रही थी। आदित्य सख्त लहजे में बोला, ये एक्टिंग क्यों कर रही हो? मेरे सामने ये आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने झटके से सर उठाया। मेरी आंखें सूजी हुई थी। सरदार, मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही। कसम से मैंने कोई गलती नहीं की। मैं बिल्कुल साफ हूँ। मेरा किरदार बिल्कुल भी गंदा नहीं है।
मैं कसम खाती हूँ अपने पापा की, मैं बिल्कुल साफ दामन हूँ। सरदार, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कुछ गलत करने का, और अब तो मैं आपकी पत्नी हूँ। बस करो ये ड्रामेबाजियाँ। कौन सी शादी, तुम तो शादी ही नहीं करना चाहती थी, जबरदस्ती की थी तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारे तो बाहर चक्कर चल रहे थे। आदित्य ने दांत पीसकर कहा। बस सरदार आदित्य, एक और शब्द मेरे किरदार के बारे में मत कहना। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तड़प कर उठी। नहीं तो क्या कर लोगी तुम? उसने मेरा बाजू थामते हुए मुझे खुद के पास किया। मैं इस वक्त सांस लेना भूल चुकी थी। मैंने रोते हुए अपने दोनों बाजू सरदार आदित्य से छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मजबूत पकड़ थी। मैं छुड़वाने में नाकाम रही। आदित्य ने एक जोरदार धक्का मुझे दिया। मेरा सर जाकर बेड के किनारे से लगा था। मैं तकलीफ से बड़ी बुरी तरह चिल्लाई थी, लेकिन आदित्य को जैसे अब मेरी तकलीफ पर कोई तकलीफ नहीं हुई थी। मैं हाथ बांधती हुई दोबारा से लड़खड़ाकर सरदार आदित्य के सामने खड़ी हुई थी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पापा को पंचायत में बेइज्जत मत कीजिएगा। मेरा किरदार बिल्कुल साफ है, मैं साफ हूँ, मेरे पापा का सर मत झुकने दीजिएगा। अब आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। मैं अब तुमसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखता। तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। मैं घबरा उठी थी, लेकिन मैं अपनी सफाई की गवाही खुद दे रही हूँ। मेरा यकीन करिए। आदित्य ने घूर कर देखा। मैं तुम्हारी गवाही को नहीं मानता। मुझे बातों पर भरोसा नहीं है। मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है, तो फिर मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं? आदित्य ने एक नज़र मेरी तरफ देखा। मेरा सर झुका हुआ था और हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। न जाने क्यों मैं बहुत मासूम और खूबसूरत लड़की, जो सरदार आदित्य की कमजोरी थी, आज वो मुझे ऐसे बुरी तरह कांपते हुए देखकर एक बार फिर पिघला। आदित्य के दिल में ये बात आई थी कि हो सकता है ये झूठ ना कह रही हो, लेकिन जो कुछ चिराग ने देखा था, क्या वो गलत था? चिराग हमारा खास और पुराना नौकर है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। एक बार फिर सरदार आदित्य को बहुत गुस्सा आया था। ठीक है, आदित्य की आवाज़ बिल्कुल ठंडी थी। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बाप को भरी पंचायत के सामने बेइज्जत ना करूं, तो आज तुम अपनी सफाई मेरे सामने साबित करोगी। ये बात कहते हुए सरदार आदित्य का लहजा किसी टूटी हुई चट्टान की तरह सख्त और बेरहम था। कमरे में डर का एक ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था, जिसमें मेरी सिसकियों की आवाज़ भी किसी तूफान की तरह लग रही थी। मैं फर्श पर बैठी सिमटी हुई बुरी तरह काँप रही थी। मेरी आंखें लगातार आंसू बहाने की वजह से लाल हो चुकी थी। सामने खड़ा सरदार आदित्य अपनी पूरी शिद्दत के साथ मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में ताने के ऐसे रंग थे जिन्होंने मुझे घायल कर दिया था। मैंने कहा, साबित करो। आदित्य की आवाज़ दोबारा गूंजी। मैंने कांपते हुए हाथों के साथ अपनी चादर को मुट्ठियों में दबा लिया। मेरी सोच में भी नहीं था कि 2 दिन पहले जिस इंसान ने मुझसे शादी की थी, वो मुझसे ऐसी बातें करेगा। मैं तो अपनी इज्जत और सफाई की कस्में खा खा कर थक चुकी थी, मगर सामने खड़े इंसान के दिल पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैं साफ हूँ सरदार साहब, ऊपर वाले की कसम खाकर कहती हूँ, मेरे पिताजी का सर नहीं झुकने दिया मैंने। मैं हिचकियों के बीच मुश्किल से बोली, तुम्हारी कस्मों पर मुझे कोई यकीन नहीं है दिशा मैडम। मुझे सबूत चाहिए, और अभी के अभी, वरना तैयार हो जाओ कल सुबह अपनी शराफत वाले बाप को पूरे गांव के सामने रुसवा होता देखने के लिए। आदित्य ने साफ साफ अपना फैसला सुनाया। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। बाप की इज्जत बचाने के लिए आपको पेश करने का फैसला कर लिया था। कांपते हुए बर्फीले हाथों से मैंने अपने सर से चादर उतारी। मेरी नजरें झुकी हुई थी और आंसू बारिश की तरह बरस रहे थे। मैंने कपकपाती उंगलियों से अपनी यूनिफॉर्म के बटन खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि सामने खड़े आदित्य के चेहरे पर चालाक मुस्कुराहट गायब हुई थी। एक लम्हे के लिए आदित्य को लगा वक्त थम गया है। वो लड़की जो कुछ देर पहले अपनी सफाइयाँ पेश कर रही थी, अब इतनी बेबस लग रही थी कि आदित्य का दिल पिघल गया था। मेरी मासूमियत चीख चीख कर मेरी सफाई की गवाही दे रही थी। बस करो पागल लड़की, दिमाग खराब है तुम्हारा। वो पूरी हिम्मत से दहाड़ा था। उसकी आवाज़ गूंजने से मेरा नाजुक दिल सहम गया था। गम और सदमे से मेरा दिमाग खराब होने लगा था। इससे पहले कि आदित्य कुछ समझ पाता, मेरा जिस्म एक तरफ को लुढ़क गया। मेरे मुंह से झाग निकलने लगे थे और जिस्म को झटके लग रहे थे। दिशा, आदित्य की सारी अकड़ और सारा गुस्सा एक पल में झाग की तरह बैठ गया था। वो तेजी से आगे बढ़ा और मुझे फर्श से उठाने की कोशिश की। दिशा, होश में आओ, आंखें खोलो। उसकी आवाज़ में अब ऑर्डर नहीं, बल्कि एक अनजानी घबराहट थी। वो मुझे बाजू में उठाए बाहर की तरफ भागा। गाड़ी निकालो, जल्दी करो। हवेली के नौकर और आदित्य की माँ उसकी चीख पुकार सुनकर बाहर निकल आए थे। सरदार आदित्य, जिसे अपना घमंड सबसे ज्यादा प्यारा था,
इस वक्त दीवाना बना इस लड़की को लेकर भाग रहा था, जिसे कुछ देर पहले वो बदकिरदार समझ रहा था। ड्राइविंग सीट खुद पकड़कर गाड़ी चलाने लगा था। उसने पिछली सीट पर मुझे लिटा दिया था और उसकी माँ मेरे पास बैठी थी। वो बार बार पीछे मुड़कर शीशे में मेरी तरफ देख रहा था। दिशा प्लीज आंखें खोलो, देखो मैं तुमसे कोई सबूत नहीं मांगता, मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल साफ हो दिशा, आंखें खोलो। लेकिन मैं बिल्कुल बेहोश थी। आदित्य ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। कुछ ही देर बाद हम अस्पताल पहुंचे थे। मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया था। मेरे बाप को भी इस बात की खबर हो चुकी थी। वो भी गिरते पड़ते हॉस्पिटल पहुंच गए थे। डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद बाहर आकर बताया कि पेशेंट को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई हैं और उनके दिमाग पर बहुत बुरी तरह असर हुआ है। आदित्य की सांस रुकती हुई महसूस हो रही थी। कब तक होश आ जाएगा डॉक्टर साहब? होश आ जाएगा, लेकिन प्लीज आप कोई टेंशन उन्हें मत दीजिएगा, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। सरदार आदित्य ने डॉक्टर की बात सुनकर दीवार पर मुक्का देकर मारा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने क्यों शक किया उस पर? मैं खुद ही उसे मारने चला हूँ। कैसी मोहब्बत है! मैं अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से बर्बाद कर रहा हूँ। वो मोहब्बत ही कैसी जिसमें यकीन न हो। मास्टर अभिनव खुद ये खबर सुनते ही पहुंचे थे। एक कोने में खड़े रो रहे थे। आदित्य उनके पास गया और उनके कदमों में बैठ गया। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आदित्य की आंखों में दुख के आंसू थे। मैं कई घंटे बेहोश रही थी और इतनी देर में एक पल के लिए भी आदित्य को सुकून नहीं आया था। वो पागलों की तरह आईसीयू के बाहर चक्कर काट रहा था। उसके माँ बाप ने भी ये बात नोट की थी कि आदित्य किस तरह तड़प रहा है। इस लम्हे सरदार हितेश का सख्त दिल मोम हुआ था। वो अपने बेटे की ऐसी हालत और नहीं देख सकते थे। वो धीरे से चलते हुए उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। फिक्र मत करो बेटा, दिशा ठीक हो जाएगी, ऊपर वाला बहुत बड़ा है। आदित्य ने बेबसी से बाप की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल हो रही थी। पिताजी, मैंने बहुत गलत किया है। उस पर अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। मैं जानता हूँ तुम दिशा से बहुत मोहब्बत करते हो, तुम उसके बिना नहीं रह सकते। खुद को संभालो। सरदार हितेश ने उसे दिलासा दिया। आदित्य रोते हुए अपने पिताजी के गले लग गया। पिताजी प्लीज प्रार्थना करिए, दिशा को कुछ न हो, मेरी जिंदगी है वो। अभी वो बात कर ही रहे थे कि वो उठकर दरवाजा खोला और डॉक्टर बाहर निकले। आदित्य फौरन डॉक्टर की तरफ भागा। डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ कैसी है? उसे होश आया या नहीं? बधाई हो सरदार साहब, दिशा को होश आ गया है। खतरे की अब कोई बात नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर आदित्य की जान में जान आई थी। उसने एक गहरा सांस लिया और आसमान की तरफ देखकर थैंक यू कहा। मैं उससे मिल सकता हूँ? जी आप जा सकते हैं, लेकिन वो अभी बहुत कमजोर हैं। और एक बात सरदार साहब, होश में आते ही बस एक ही नाम पुकार रही है। कौन सा नाम? आदित्य ने सवालिया नजरों से देखा। आदित्य, वो बार बार आदित्य का नाम ले रही है, शायद आपको बुला रही है। ये सुनते ही आदित्य की दीवानगी और ऊपर पहुंच गई थी। वो भागता हुआ कमरे के अंदर गया। मैं बेड पर निढाल पड़ी थी। मेरे चेहरे की रंगत पीली पड़ गई थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। आदित्य तेजी से मेरे पास आया और मेरे सिरहाने बैठ गया। दिशा, मेरी बात सुनो, आंखें खोलो दिशा, मैं आ गया हूँ। मैंने धीरे से अपनी भारी पलकें उठाई। सामने आदित्य को देखकर मेरे हाथ हिले। आदित्य जी। दिशा, मैं यही हूँ, तुम्हारे पास हूँ। आदित्य, मैं बेकसूर हूँ, मेरी बात का यकीन करिए। मैंने किसी के साथ कोई गलत रिश्ता नहीं रखा। मेरा दामन साफ है। मेरी आवाज में इतनी लाचारगी थी कि आदित्य का दिल कट गया। उसने फौरन मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और मुझे खामोश करवाने की कोशिश की। मैं जानता हूँ दिशा, मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। तुम पर यकीन करता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। आप सच कह रहे हैं ना? आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं? मेरे पापा को बेइज्जत तो नहीं करेंगे? मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा था। कभी भी नहीं, आज के बाद तुम पर कभी शक नहीं करूँगा। तुम मेरी इज्जत हो और तुम्हारे पापा की इज्जत मेरी इज्जत है। अब तुम आराम करो, हमें घर जाना है। कुछ ही देर बाद आदित्य ने डॉक्टर से डिस्चार्ज पेपर तैयार करवा लिए थे। डॉक्टर मुझे और रखना चाहते थे, लेकिन आदित्य एक पल भी मुझे हॉस्पिटल नहीं रखना चाहता था। वो मुझे सीधा हवेली लेकर आया। मास्टर भी हमारे साथ ही थे। हवेली पहुंचकर आदित्य ने मुझे खुद सहारा देकर कमरे तक पहुंचाया। हवेली के नौकर और आदित्य की माँ ये मंजर देखकर हैरान भी थी और खुश भी कि तूफान टल चुका है। आदित्य ने मुझे बिस्तर पर लेटाया। आराम करो, मैं अभी आता हूँ। आदित्य ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बाहर निकल गया। आदित्य मुझे सुकून की दवाई देकर सुला चुका था, मगर उसकी अपनी आंखों से नींद बहुत दूर थी।
उसके दिमाग में अभी भी एक अजीब सी बेचैनी थी। आदित्य भी इन्हीं सोचों में डूबा हुआ हवेली के पीछे हिस्से की तरफ निकल आया, जहां नौकरों के क्वार्टर्स थे। रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था और इसी खामोशी में उसे किसी की बात करने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। आदित्य चौंका और आवाज़ की तरफ बढ़ गया। ये आवाज़ चिराग की थी। वो दीवार की आड़ में खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। आदित्य के कदम वहीं रुक गए और उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। अरे सरदार राकेश साहब, आप मेरी बात तो सुनिए, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो फोन पर सफाइयाँ पेश कर रहा था। आदित्य के कानों में जैसे सरदार राकेश का नाम पड़ा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। वो सांस रोके वहीं खड़ा रहा। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह आदित्य का दिल उस लड़की से खाली हो जाए, लेकिन सरदार आदित्य तो उस लड़की पर जान छिड़कते हैं, चिराग ने मायूसी से कहा। और लड़की भी बहुत किस्मत वाली निकली। उसने तो बेहोश होकर सारा खेल खराब कर दिया। मैंने तो उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया था कि कोई भी इज्जतदार पति बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन सरदार आदित्य जाने कैसे उस लड़की के जाल में फंस गए और उसे वापस हवेली लेकर आ गए। चिराग की ये बात सुनते ही आदित्य के दिमाग में धमाके होने लगे थे। उसकी नसों में खून तेज होने लगा था और गुस्से से उसका पूरा जिस्म कांपने लगा था। तो ये सब एक खेल था, एक साजिश थी जिसमें उसकी मोहब्बत और उसकी पत्नी की इज्जत को दागदार किया गया था। मैंने तो उस शहरी लड़के को भी पैसे देकर तैयार किया था कि वो झूठी गवाही दे, मगर अब वो भी डरकर भाग गया है। अब आप ही कुछ करिए सरदार राकेश, मेरे तो सारे प्लान नाकाम हो गए हैं। चिराग अभी बात ही कर रहा था कि अचानक उसके हाथ से फोन छीन लिया गया। चिराग ने हड़बड़ाकर पीछे देखा तो सामने सरदार आदित्य खड़ा था, जिसकी आंखों में इस वक्त खून उतर आया था। वो किसी भूखे शेर की तरह लग रहा था जो अपने शिकार को चीर फाड़ने के लिए तैयार हो। सरदार, सरदार आप, चिराग के मुंह से मुश्किल से निकला और उसका रंग उड़ चुका था। जान से मार डालूंगा मैं तुझे चिराग। आदित्य ने एक दहाड़ मारी और चिराग का कॉलर दोनों हाथों से जकड़ लिया। उसने इतनी जोर से चिराग को झटका दिया कि वो लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया। ये क्या बकवास कर रहे थे तुम फोन पर? बताओ मुझे, क्यों किया तुमने ये सब? आदित्य ने उसे दीवार के साथ लगा दिया और अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखा। सरदार, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया था। चिराग ने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपनी मौत सामने देख रहा था। गलती नहीं है, गद्दारी है। तुमने मेरे ही घर में रहकर मेरी इज्जत उछालने की कोशिश की। तुमने मेरी पत्नी पर इल्ज़ाम लगाया है। तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। अदिति ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा, जिससे चिराग के होठ फट गए। सरदार राकेश ने कहा था, उन्होंने बहुत सारे पैसों का लालच दिया था। वो चाहते थे कि आप दिशा मैडम को तलाक दे दें ताकि आपकी शादी उनकी बेटी निर्मला से हो सके। मैं लालच में आ गया था सरदार, चिराग ने रोते हुए सच बता दिया था। ये सुनकर आदित्य को अपनी बेवकूफ़ी और मेरी मासूमियत पर बहुत दुख हुआ था। उसने इतने घटिया इंसान की बातों में आकर अपनी मासूम पत्नी को इतना दुख दिया था। तुमने कुछ पैसों की खातिर एक साफ दामन लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। वो उस पर झपटने ही वाला था। सरदार, रहम करिए, ऊपर वाले का वास्ता मुझे मत मारिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो कदमों में गिरकर माफिया मांगने लगा। मैं तुम्हें जिंदगी की भीख दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। आदित्य ने फैसला सुनाया। जी सरदार, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। अभी और इसी वक्त मेरे गांव से निकल जाओ। मुझे तुम्हारी मनहूस शक्ल दोबारा यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। अगर तुम मुझे इस गांव में दोबारा नजर आए या तुमने कभी वापस आने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हें कुत्तों के आगे डाल दूंगा। तुम्हें सजा के तौर पर इस गांव से निकाला जाता है। आदित्य ने उसे ठोकर मारकर दूर हटाया। जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। चिराग ने जान बचने पर सुकून का सांस लिया और वहीं से उल्टे कदमों भागा। वो जानता था कि आदित्य जो कहता है वो कर गुजरता है। आदित्य वही खड़ा हाँफ रहा था। उसने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारा। मुझे माफ़ कर दो दिशा, मैंने अपने दुश्मनों को पहचानने में देर कर दी, वो धीमी आवाज़ में बोला। उसका दिल चाह रहा था कि वो मेरे सामने हाथ जोड़े और मेरे पैरों में पड़कर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे। वो तेज़ी से पलटा और हवेली के अंदर अपनी ज़िंदगी की तरफ भागा। अब वो मुझे वो इज्जत देने वाला था जिसकी मैं हकदार थी। मुझे मनाने के लिए वो हर हद से गुजरने को तैयार था। चिराग को उसके अंजाम तक पहुंचाने के बाद सरदार आदित्य का गुस्सा ठंडा हो चुका था, मगर दिल में एक अजीब सी उलझन बाकी थी कि उसने अपनी मोहब्बत पर से भरोसा खो दिया है। वो सीधा अपनी माँ के पास गया जो हवेली के लॉन में बैठी थी। माँ जी, आदित्य ने उनके पास बैठते हुए उनका हाथ थाम लिया। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? माँ ने प्यार से पूछा। सब ठीक है माँ, बस मुझे आपकी मदद चाहिए।
दिशा अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे आज दोबारा दुल्हन के रूप में तैयार करवाइए। मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं उसे वो इज्जत देना चाहता हूँ जो उसका हक है। आदित्य की बात सुनकर माँ का चेहरा खिल उठा था। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी जाती हूँ। कुछ ही देर बाद हवेली की रौनकें वापस आ गई थी। मुझे उसके कमरे में तैयार किया जा रहा था। सुर्ख रंग के खूबसूरत जोड़े में मैं चांद की तरह लग रही थी, मगर मेरे चेहरे पर उदासी के साए अभी भी मौजूद थे। तैयारी के बाद से मुझे कमरे में अकेला छोड़कर चले गए थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मेरा दिल धड़का। सरदार आदित्य कमरे में दाखिल हुए। उसकी नज़रें सीधी मेरे ऊपर जम गई। मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आदित्य की नज़रें हट नहीं रही थी, लेकिन मैंने आदित्य को देखते ही दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया था। मेरी आंखों में अभी भी शिकायत मौजूद थी। आदित्य धीरे कदमों से मेरे पास आया और बेड के किनारे बैठ गया। ऐसे तो मुंह मत मोड़ो, आदित्य ने बहुत प्यार भरे लहजे में कहा, जिसमें मिन्नतें भी थी। पहले बीमार होकर ये जान कम ली है, जब ओल्ड होगी। मेरा सांस अटक गया था। दिशा, जब तुम्हें उस हालात में देखा था, मैं खामोश रही, मगर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। आदित्य ने मेरा मुंह अपनी तरफ करने की कोशिश की। मुझे मालूम है मुझसे तुम नाराज हो और तुम्हारा नाराज होना बनता भी है, मगर वो मोहब्बत ही कैसी जहाँ यकीन ही ना हो। मैं मानता हूँ मैं बहक गया था, लेकिन अब मैं पछता रहा हूँ। आदित्य की आवाज़ में दर्द था। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भरा। बाबा, माफ़ी मांग रहा हूँ। आज के बाद अगर शक करूँ तो तुम्हारे सामने तड़प तड़प कर मर जाऊँगा। जैसे ही आदित्य ने ये बात कही, मैं तड़प उठी। मैंने फौरन अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। आज के बाद ऐसा कुछ मत कहना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। मेरी आंखों से आंसू निकलकर आदित्य के हाथों पर गिरे। मेरी ये बात सुनकर आदित्य का दिल सुकून में आ गया था। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़ा और उन पर मोहब्बत से चूमा। फिर मुझे खींचकर खुद के पास करते हुए मेरी आंखों में झांका। मेरी मोहब्बत भी कभी तुम्हारे लिए कम नहीं होगी, मिसेस दिशा आदित्य। ये मेरा वादा है तुमसे। आदित्य की इस बात पर और इतने प्यार भरे अंदाज पर मैं शर्म से लाल हो गई थी। सारी शिकायत मोहब्बत की बारिश में ढल गई थी। इस बात के बाद जिंदगी खूबसूरत मोड़ पर चली गई थी। आदित्य मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगा था और मुझे कभी कोई दुख नहीं देता था। वक्त तेज़ी से गुजरा और ऊपर वाले ने हमें दो खूबसूरत बच्चों का माँ बाप बना दिया। और आदित्य के माँ बाप अपने पोतों से बहुत मोहब्बत करते थे और सारा दिन उनके साथ खेलते रहते थे। मेरे पापा को भी गांव में वो इज्जत मिली जिनका उन्होंने कभी सोचा नहीं था। अब कोई उन्हें गरीब नहीं कहता था, बल्कि वो सरदारों के समधी बन चुके थे। मैंने अपने अधूरे ख्वाब को एक नई शक्ल दी थी। मैंने आदित्य की मदद से गांव में लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा स्कूल बनवाया था कि फिर किसी लड़की का ख्वाब अधूरा ना रह सके। सरदार हितेश, जो कभी लड़कियों की एजुकेशन के खिलाफ थे, अब प्राउडली स्कूल का चक्कर लगाया करते थे। इस अच्छे काम में आदित्य ने मेरा कदम कदम पर साथ दिया, जो अब मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रहता था। और हमारी ज़िंदगी मोहब्बत, भरोसा और खुशियों का आईना बन चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।